नमस्कार, जय हिंद। कल यानी कि 19 फरवरी 2022 को आपका नेट का रिज़ल्ट आ गया। यूजीसी नेट का रिज़ल्ट आ गया है, आ चुका है। आप लोग देख चुके हैं। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग दुखी हैं। जो नेट क्वालिफाई हो गए वो खुश हैं, जो जेआरएफ क्वालिफाई हो गए वो और ज़्यादा खुश हैं, जो नहीं क्वालिफाई हुए वो दुखी हैं। जो नेट क्वालिफाई हुए, जेआरएफ के लिए एलिजिबल थे, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुए, वो भी थोड़ा दुखी हैं। आज बात करेंगे इसी रिजल्ट पर, कैसा रहा, क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इतनी आसानी से क्वालिफाई नहीं होता है, फेलियर्स का सामना बार बार क्यों करना पड़ता है। कल रिजल्ट आने के बाद से ही हमारे पास भी कई प्रश्न आ गए, सर क्यों ऐसा होता है, क्यों बार बार होता है, क्यों क्वालिफाई नहीं होता है। तो आपने थंबनेल पर 3 प्रश्न देखे होंगे। पहला कि क्या आपने इस विषय पर सोचा कि क्यों क्वालिफाई नहीं होता है नेट या जेआरएफ। तीसरा प्रश्न ये है कि कैसे होगा, क्या करना चाहिए, क्या किया जाए, या किस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई की जाए तब जेआरएफ या नेट होगा। क्या बातें ज़रूरी हैं नेट या जेआरएफ के लिए, और कितना वक्त लगेगा, मिनिमम या मैक्सिमम कितना वक्त चाहिए, या फिर मैक्सिमम की तो बात छोड़िए, मैक्सिमम आप जब तक देते रहिए तब तक का समय लग जाएगा, नेट जेआरएफ होने में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम कितने समय की आवश्यकता है। मैं आपको 2-3 केस स्टडीज़ के माध्यम से ये बातें समझाऊंगा कि क्या क्या बातें ज़रूरी हैं आपको नेट की प्रिपरेशन के लिए, और ऐसी क्या क्या बातें होनी चाहिए जिससे आप नेट क्वालिफाई कर सकें, या जिनके लैक में आपका नेट क्वालिफाई नहीं होता है या आपको बार बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आप एक बार खुद से ऑनेस्टली पूछिए कि क्या वास्तव में पूरे सिलेबस से मेरा मतलब है कि पेपर 1 और सब्जेक्ट, क्या दोनों को आपने ऑनेस्टली पूरा सिलेबस पढ़ा था? क्या आप खुद अपनी पढ़ाई से सेटिस्फाइड थे? अगर हाँ, तब दूसरे एस्पेक्ट की चर्चा करिए। नहीं तो आप पहले इस बात पर ध्यान दीजिए कि भाई क्या क्या वो अड़चने हैं जिसकी वजह से आप नहीं पढ़ सके। अभी आज के डिस्कशन में हम बेसिकली 3 एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल उस लड़की का है जो इस समय वर्तमान में एमए 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रही है, यानी कि अभी तक उसने एमए 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिया है, एंड शी हैज़ क्वालिफाइड नेट इन ओबीसी कैटेगरी भी इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फेलियर के बाद ये कहते हैं कि जैसे मान लो 2 फ्रेंड 3 फ्रेंड हैं साथ में, तो उनमें क्या होता है कि एक का क्वालिफाई हो गया, दूसरे ने कहा कि उसको कैटेगरी का लाभ मिल गया इसलिए हो गया। चलिए, इस बात से हम सहमत हैं कि किसी रिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम होता है जनरल से, लेकिन यह बात आप तब कहने के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि यह बात आपको तब कहनी चाहिए कि इसको कैटेगरी की वजह से मिल गया जब आपका जो अंक है, जो आपका परसेंटाइल है, उस कैटेगरी के कट ऑफ के बराबर हो या कट ऑफ से ऊपर हो। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी के कट ऑफ तक भी नहीं पहुंचे हैं, तब आप यह बात कहने के लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर आपको ये बात का एक्सक्यूज़ नहीं लेना चाहिए कि उसका तो कैटेगरी की वजह से हो गया, आपका नहीं हुआ। आप ज़रा ईमानदारी से खुद से पूछो कि क्या आपका उस कैटेगरी में होता तो आप क्वालिफाई कर चुके होते। तो पहला एग्जाम्पल जो है उस लड़की का है जिसने 3rd सेमेस्टर
में होते हुए पहली बार पहले ही चांस में नेट क्वालिफाई कर लिया। दो एग्जाम्पल्स मैं अपने दो और स्टूडेंट्स का लूँगा जो कि लगातार प्रयासों के बावजूद नहीं क्वालिफाई हुए, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स होंगे जो बहुत सारे प्रयासों के बाद भी नहीं क्वालिफाई हुए। ठीक है, एक चौथा एग्जाम्पल मैं जो लूँगा वो ये है कि एक फ्रेशर कैंडिडेट जो शुरुआत में है, ठीक है, इस तरीके के मैं दो एग्जाम्पल लूँगा, ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट सिचुएशंस के हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम दिए और उनके मार्क्स या परसेंटाइल स्कोर बहुत कम रहे। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी बात जो थर्ड सेमेस्टर में ही क्वालिफाई कर ली, उससे मेरी कोई व्यक्तिगत पहचान और मुलाकात नहीं हुई अभी, लेकिन जहाँ तक मैं सोच समझ सकता हूँ कि उसने ऑनेस्टली किसी मार्गदर्शन में इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाया होगा और इस लॉकडाउन में डेडिकेट होकर के उसने नेट के लिए पढ़ाई की होगी और उसने क्वालिफाई कर लिया। सबसे पहला बात वही है, सबसे पहली ज़रूरत वही है कि आप में फुल डेडिकेशन होना चाहिए। ये संभव नहीं है कि आप टीजीटी भी दे लें, पीजीटी भी दे लें, जीआईसी प्रवक्ता भी पढ़ लें, ठीक है, आप बीएड का एंट्रेंस भी दे लें, बीएड का एग्ज़ाम भी दे लें, आपके पास कम से कम मिनिमम 6 महीने, ठीक है, या साल भर का फुली डेडिकेटेड समय होना चाहिए। ये आपकी अपनी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना देर पढ़ लेते हैं, कितनी आपकी क्षमता है। कम से कम 6 महीने से 1 साल का समय आपके पास फुल डेडिकेशन के साथ होना चाहिए कि आपके पास केवल यूजीसी नेट का पढ़ना हो, आप निश्चित रूप से क्वालिफाई कर लेंगे। एक पहली शर्त मैंने बता दी, ठीक है। बाकी दूसरी स्ट्रेटजी पर मैं एंड में बात करूंगा, इसलिए आप एंड तक बने रहिएगा। अभी मैं केवल केस स्टडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, जो ऐसे स्टूडेंट थे दो जिनके रिजल्ट मेरे सामने आए, सब्जेक्ट में एक का जो परसेंटाइल स्कोर था वो था 92 जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस, दूसरा जो स्टूडेंट था उसका 90.67 था, यानी कि सब्जेक्ट में बहुत कम नहीं था। लेकिन दोनों के पेपर 1 का स्कोर, जिसका 90.67 था सब्जेक्ट में, उसका पेपर 1 का जो परसेंटाइल था वो 19 पॉइंट समथिंग था, और जिसका सब्जेक्ट में परसेंटाइल 92 था उसका पेपर 1 का परसेंटाइल 50 पॉइंट समथिंग था। ये दोनों में रिजल्ट आपको इसलिए बता रहा हूं कि देयर इज इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ बोथ पेपर 1 एंड 2। जिस बार मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया था उस बार मेरे जो परसेंटाइल स्कोर थे वो दोनों ही पेपर में 99 प्लस थे और पेपर 1 में ज़्यादा था। आप कहेंगे कि पेपर 1 को इतना वैल्यू मैं क्यों दे रहा हूँ, उसका रीज़न समझिए कि पेपर 1 के 10 यूनिट हैं, 10 में भी 3 यूनिट ऐसी हैं जिनमें आप बहुत ज़्यादा प्रयास ना करने पर भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यानी कि आप प्रतिदिन अगर 1 घंटे से 1.5 घंटे का भी प्रयत्न कर लें पेपर 1 में, तो आप 38 से 45 क्वेश्चन आसानी से पेपर 1 में स्कोर कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर लैग क्या रहेगी दोनों स्टूडेंट्स की, वो कहाँ रह गए, एक 90 करके 19 पर है पेपर 1 में, दूसरी 92 करके 50 पर है पेपर 1 में। आप जरा सोचिए कि इनका स्कोर अगर कहीं जो सब्जेक्ट में 92 पर है और पेपर 1 में 97 98 के आसपास का परसेंटाइल होता तो निश्चित रूप से वो कहीं 93 के आसपास के परसेंटाइल पर पहुंचती या पहुंचते, जो कि ओबीसी के कट ऑफ के आसपास है। यानी कि कहीं ना कहीं फाइट में होते। वो फाइट से बाहर हुए, उसका पहला और आखिरी रीज़न ये था कि पेपर 1 उनका कमज़ोर रहा। पेपर 1 पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से दोनों को जानता हूँ, दोनों ने पेपर 1 पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, पेपर 1 में जिसका 50 है उसने थोड़ा सा ध्यान दिया, लेकिन उसकी वीकनेस कहाँ है, उसकी वीकनेस है कि उसको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और डीआई नहीं आती।
और 10 यूनिट में मैं आपको बता दूं मैथमेटिक्स, रीजनिंग, डीआई, कंप्यूटर, ठीक है, ये 4 यूनिट्स ऐसी हैं, 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें क्वेश्चंस की श्योरिटी है कि आप 20 प्रश्न में से निश्चित रूप से 17 से 18 कर सकते हैं अगर आप पढ़ लें। बाकी की जो रिसर्च है, टीचिंग है, उस पर आप श्योर शॉट नहीं कर सकते हैं, ये उसमें क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो आपके सब्जेक्ट जैसा होता है। लेकिन जहां मैथमेटिक्स, रीजनिंग, डीआई की बात है वहां आप थोड़े से प्रयास से श्योर शॉट आंसर करके आ सकते हैं। आपके आंसर्स में श्योरिटी बन सकती है कि हाँ इतने प्रश्न आपके सही हो गए, ठीक ना। कम प्रयत्न में आप ये देखिए प्रयास कितना कर रहे हैं, आउटकम कितना मिल रहा है। इन 4 यूनिट्स के कम प्रयास में अगर थोड़ा सा आप प्रयास कर लें तो ज़्यादा आउटकम निकाल सकते हैं। लेकिन उसने क्या किया, उसने इन चारों को इग्नोर किया, उसने रिसर्च पढ़ा, उसने टीचिंग पढ़ी, ठीक ना। तो आपको ये देखना है कि कहाँ कम प्रयास में ज़्यादा आउटकम मिलेगा, पहली बात। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एक जो फ्रेशर थी या फ्रेशर था, 2 एग्जाम्पल। एक का स्थिति ये कि लगभग 26 परसेंटाइल 30 परसेंटाइल के आसपास आया, पेपर 1 60 के आसपास, और सब्जेक्ट 5%, 7%, 10% के आसपास। मतलब उसने नहीं पढ़ा, अभी उसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डेडिकेशन नहीं था, उसने हल्के में ले लिया। नेट की परीक्षा हल्के में लेकर के पास नहीं हो सकते, उसका एक लेवल है। कभी भी आप ये मत सोचना कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो तुक्का लग जाएगा और क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं। तुक्का लगता है, कितना लगता है मैं बता रहा हूँ। सपोज दैट 100 प्रश्न हैं, मान लीजिए सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, 100 प्रश्न हैं और 100 में से कम आपको 35 से 40 श्योर शॉट आ रहे हैं, तो बचे हुए बाकी के 60-65 क्वेश्चंस आपके 25 से 30 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तुक्के में भी सही हो जाते हैं। आप टिक मार करके चले आएंगे अंदाजे से, तब सही हो जाता है। लेकिन उसमें भी सही होने के चांसेस क्या है, जो शुरुआत के 35 हैं वो आपके श्योर शॉट होने चाहिए। 35 क्वेश्चन कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे हों जो आपको श्योर शॉट आंसर आ रहे हैं, और कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसमें आप एटलीस्ट 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकें, ठीक ना। और बाकी के बचे 10-15 क्वेश्चन में आप 1 क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकें और बाकी पे आप तुक्का लगाएं। इस स्थिति में होगा कि आप 55 से 60 क्वेश्चंस के आंसर आपके सही होंगे और इतने प्रश्न के उत्तर सही आपकी क्वालिफाई की क्राइटेरिया को फिक्स करते हैं। क्लियर। यही सेम प्रोसेस सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपके श्योर शॉट सही होने चाहिए। देयर आफ्टर आप ये सोच सकते हैं कि कहीं 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके आप 50-50 चांस ले रहे हैं, कहीं एक आंसर एलिमिनेट करके 30-30 चांस ले रहे हैं, 33% का चांस ले रहे हैं। उस कंडीशन में आप 35 से 40 क्वेश्चंस के बीच में आप पेपर 1 में करेंगे और आप जेआरएफ के लिए फाइट में होंगे या नेट के लिए फाइट में होंगे। तो अब बात करते हैं आखिर में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। पहली चीज़ कि पेपर 1 की पढ़ाई जो है आपकी रेगुलर हो। रेगुलर से मेरा मतलब है कि अगर आप मैथमेटिक्स, रीजनिंग, डीआई में ठीक हैं तब थोड़ी प्रैक्टिस हो, अगर कम अच्छे हैं तो आपको वहाँ थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, नियमित आधे घंटे कम से कम उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में उसे बेहतर कर सकें। इसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि बाकी की जो यूनिट्स हैं उसमें आप कितना कर पाते हैं, उसके लिए पढ़ना, साथ ही साथ ये देखना कि आप प्रैक्टिस भी बराबर करते रहें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी जितनी होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जितने सॉल्व करेंगे उतना बेहतर होगा। तीसरी चीज़, आपकी एनालिटिकल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी कि जो आंसर है उसको आपको पढ़ करके समझने की स्पीड
और समझ करके उत्तर टिक करने की भी स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न लिखा रहता है, उसको समझने में वक्त लग जाता है या फिर हम समझ नहीं पाते हैं। उस कंडीशन में आप फेलियर की तरफ बढ़ते हैं, आप आते हुए सरल से सरल क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं। तो जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, तब आपकी एनालिटिकल पावर मजबूत होगी। क्योंकि हमेशा जानिए कि जिस तरीके से आप पढ़ते हैं और जो अदर सोर्सेस के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस के तौर पर, वो क्वेश्चंस उस स्टैंडर्ड के नहीं होते हैं, या फिर डायरेक्ट आपसे फैक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं हर जगह, जहां पर आप सीधे सीधे आंसर कर सकें। ठीक है, इसलिए जब तक आप एनालिसिस कर सकेंगे, कोरिलेट कर सकेंगे, सब्जेक्ट में आप फैक्ट्स को कोरिलेट करना, आजकल मैचिंग वाले खूब आ रहे हैं, जो रीजन और असर्शन के क्वेश्चंस खूब आ रहे हैं। ये बात हो गई। अब बात करते हैं सब्जेक्ट। देखिए, पहले का जो पैटर्न था, ब्रिटिश हिस्ट्री आप पढ़ करके निकल सकते थे, लेकिन पिछले 2 एग्जाम से मैं जो देख रहा हूँ, उसमें समस्या जो बनती है वो इस स्थान पर आती है कि रिसर्च के क्वेश्चन जो पहले 2 से 3 हुआ करते थे, उनकी संख्या 5 से 6 बढ़ रही है। जो टीचिंग के क्वेश्चंस एकाध आते थे, वो ईएलटी के क्वेश्चंस की भी संख्या बढ़ रही है, 3 से 4 क्वेश्चंस हो रहे हैं ईएलटी में। और जो लैंग्वेज का पोर्शन था, जहां से केवल एकाध क्वेश्चन आते थे, अब लैंग्वेज को थोड़ा सा लिंग्विस्टिक्स की तरफ मूव किया जा रहा है और वहां से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो लिटरेचर, बेसिक जो पीछे का लिटरेचर है उसकी पकड़ आपको होनी चाहिए, साथ ही साथ 20th सेंचुरी लिटरेचर इंक्लूडिंग वर्ड लिटरेचर, उस पर भी आपको जो है एक अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। वहाँ से एक खास बात है कि वहाँ से बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। 20th सेंचुरी के जो लिटरेचर हैं उससे सामान्यतः सरफेस लेवल ही क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन वो बहुत ही अननोन राइटर्स टाइप के होते हैं, बहुत कम पढ़े होते हैं, इसलिए उनसे प्रॉब्लम होती है। और थियरी क्रिटिसिज्म, ये तो आप छोड़ नहीं सकते। आपकी जो पढ़ाई हो बेसिकली 2 तरीके से होनी चाहिए। सामान्यतः आप क्या करते हैं, जैसे ब्रिटिश हिस्ट्री लेते हैं, चासर से शुरू करते हैं, एंग्लो सेक्शन से शुरू करते हैं, और विक्टोरियन क्रॉस होते होते आप दम तोड़ देते हैं, यानी कि 20th सेंचुरी लिटरेचर में आप ढीले पड़ जाते हैं। वर्ड लिटरेचर के साथ भी यही होता है। तो अब नई स्ट्रेटजी के साथ काम करिए। शुरुआत आप एंग्लो सेक्शन से नहीं करिए, शुरुआत आप 20th सेंचुरी लिटरेचर से करिए। पहले 20th सेंचुरी को कवर करिए, 20th सेंचुरी को पढ़िए, वर्ल्ड लिटरेचर को पढ़िए। अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर से आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। थियरी से आप क्वेश्चंस को कर सकें, इसके लिए कम से कम 2 से 3 किताबें आप पढ़िए। पीटर बेरी पढ़िए, पीके नायर पढ़िए, ठीक ना। अभी एक आध किताबें मैंने और मंगाई हैं, देखने के बाद मैं उनको भी आपको बताऊंगा कि उसको पढ़ने लायक है नहीं पढ़ने लायक है। लेकिन ये 2 किताबें तो मैं नेसेसरली आपको प्रेफर जो है प्रेस्क्राइब करता हूँ कि थियरी के लिए पढ़िए ही पढ़िए, पीटर बेरी ज़रूर पढ़िए, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। पीटर बेरी एक बार पढ़ने से नहीं समझ में आएगी। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके सिलेबस में थियरी रही है, जिन्होंने क्लासरूम में टीचर्स से थियरी पढ़ी है, उनके लिए थियरी थोड़ा सा आसान होगी। जो सेल्फ स्टडी करने वाले लोग हैं उनके लिए थियरी प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए उनको कम से कम 3 से 4 बार 5 बार पीटर बेरी जैसी बुक्स पढ़नी चाहिए। और साथ ही साथ आपको फैक्ट्स और थियरी, जो उसमें दोनों चीज़ें हैं कि क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो प्राइमरी फोकस आपका जो हो वो 20th सेंचुरी लिटरेचर इंक्लूडिंग वर्ल्ड लिटरेचर, साथ ही साथ लिटरेरी थियरी और क्रिटिसिज्म हो। इतना करने के बाद आप तब पीछे लौटें और चाहे तो विक्टोरियन, रोमांटिक उल्टा पढ़ते जाएं, या फिर तब जाएं एंग्लो सेक्शन, ब्रीफ में एंग्लो सेक्शन निपटाएं, चासर को थोड़ा सा डिटेल में देखें, फिर 15th सेंचुरी आप ब्रीफ में छोड़ करके आगे बढ़ें, एलिजाबेथन डिटेल में करें, ठीक है, मेटाफिजिकल, कैविलियर, रेस्टोरेशन, ठीक है, ये सारे को करते हुए रोमांटिक और 18th सेंचुरी
आप पूरा कंप्लीट करिए। ठीक है, बहुत जल्दी आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगे। लाइव क्लासेस होने में मुझे लगता है कि 1 महीने का समय लग सकता है शुरू होने में, लेकिन हाँ बीच बीच में अब फिर से छोटे छोटे टॉपिक्स पर आपको वीडियोस नेट के भी मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक जो क्लासेस हो रही थी वो बीए की हो रही थी, तो बीए की क्लासेस जो लाइव थी वो भी बंद हो गई हैं। उनको भी हम छोटे छोटे वीडियोस ही दे रहे हैं, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट के। और इसी तरीके से कोशिश होगी कि बीच बीच में कुछ कुछ टॉपिक्स पर हम आपको छोटे छोटे वीडियोस देते रहें जो आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाएंगी। तो आपको ये एनालिसिस कैसी लगी? आपका और कोई क्वेश्चन है जिस पर आप हमसे डिस्कशन चाहते हैं, हमसे समाधान चाहते हैं, तो आप वीडियो के कमेंट में लिखिएगा। उन प्रश्नों को शामिल करके हम लोग फिर से बात कर लेंगे और उन प्रश्नों के आधार पर हम आपको और बताएंगे कि कैसे क्या करना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक बार खुद से ऑनेस्टली पूछे, क्योंकि व्यक्ति दूसरों से झूठ बोल सकता है, खुद से नहीं बोल सकता। तो एक बार खुद से ऑनेस्टली पूछिएगा कि क्या आपके पास समय था, क्या आपका समय अनुकूल था पढ़ने के लिए। देखिए कभी कभी होता क्या है कि आप पढ़ना चाहें, उसमें स्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं। जैसे कुछ लोगों की आर्थिक स्थितियां उनको सपोर्ट नहीं करती हैं, उनको काम भी करना पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है। कुछ के परिवार में कोई विसंगति आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है, कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस सिचुएशन में भी उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती है। कुछ लोग सारी स्थितियां अनुकूल होने के बावजूद भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, चीज़ों को हल्के में लेकर के रहते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ। ठीक है, वो समय का महत्व नहीं समझते हैं। तो इस बात की एनालिसिस करिए कि क्या आपने ईमानदारी से पढ़ाई की, नहीं की तो उसके पीछे रीज़न क्या थे। अगर कोई जेन्युइन रीज़न था, आपको वर्क करना ज़रूरी है अपनी जीविका चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, तब की स्थिति दूसरी है। अगर घर में कोई विसंगति है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा है, तब की भी स्थिति दूसरी है। लेकिन अगर आपके पास समय भी था, परिस्थितियां अनुकूल भी थीं, और फिर भी आपने घूमने में अपना समय बिताया, दूसरों की शादियां और पार्टीज़ अटेंड करने में समय बिताया, फिल्में देखने में समय बिताया, यूट्यूब पर वीडियोस देख करके हंसे हैं, इंस्टाग्राम के रील्स देखे हैं, फेसबुक पर राजनीतिक बहसों में शामिल हुए हैं, तो मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि बेटा संभल जाओ, अभी वक्त है। एक बार खुद को डेडिकेट कर लो अगर वास्तव में नेट क्वालिफाई करना चाहते हो, क्योंकि केवल नेट क्वालिफाई करना ही बड़ी चीज़ नहीं है। नेट क्वालिफाई करने के बाद भी आपको बड़ी जंग लड़नी है जॉब पाने तक के लिए। ठीक ना? तो अभी समय है, संभल जाओ, कुछ साल 2 साल मेहनत कर लो। ठीक है, हो सकता है कि भविष्य उज्जवल हो। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी, नई बातों के साथ। जय हिंद, नमस्कार।